जयंत जी, हम लगातार चर्चा में ये भी बात कर रहे थे कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारे को और सशक्त कर सकें, और आपकी सरकार ने हमेशा इस बात पर फोकस भी किया है। लेकिन आज जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स हुए हैं जिसमें मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चरली उस तरीके से मजबूत हैं कि हम भारत में ही सब कुछ निर्माण कर लें? क्योंकि लगातार चीन से जो आयात होते हैं मोबाइल फोन्स, वो सबसे ज्यादा बिकते हैं हिंदुस्तान में, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं हुई है। नहीं, वो गलत बात है, उसमें भी नहीं है। फॉरगेटिंग फंडामेंटल, हम लोग एक्सपोर्ट्स इन मोबाइल फोन हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिटिव हो गए। अब जो अब हम लोग इम्पोर्ट करते थे, पहले जो अभी हम लोग इम्पोर्ट करते थे, ये गलत बात है। उन्होंने हमसे पूछा, मैं उस प्रश्न का जवाब दे रहा था, आपने बीच में बोल दिया। देखिए, ऐसा है कि आप स्मार्टफोन्स को अगर देखें तो स्मार्टफोन्स में 5-6 साल पहले बहुत कम, कुछ हम लोग 3-4 करोड़ ही स्मार्टफोन्स का हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। आज हम लोग 20 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे। तो हाँ, पर आप बीच में बोले ना, हमको प्रश्न मेरा था, तो इसलिए नहीं, अरे क्या बात, आप जिससे प्रश्न पूछा गया उसको जवाब तो देने दीजिए, नहीं तो हल्ला गुल्ला करना, हम लोग सब लोग हल्ला गुल्ला कर सकते हैं। तो इसलिए जो पूरा सप्लाई चेन आना होता है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाना होता है, उसको बड़ी कुशलता से खासकर पीएलआई के द्वारा हम लोग बना रहे हैं, और कई सारे ऐसे जो आधुनिक जो गुड्स हैं उनको हम लोग बनाए। सुप्रिया जवाब देना चाहती है? मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, कुछ तथ्य जानने जरूरी है। जैसे उन्होंने जयंत जी की जगह बोल दिया, मैं सिर्फ ये कहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट का जो बिल, जो सबसे ज्यादा $100 बिलियन हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। क्यों है? क्योंकि हम मोबाइल पार्ट्स तो वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं। यही मैंने पूछा। और एक मिनट और, आपने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करी, कल का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1% पे ग्रो कर रहा है, 10.3% से गिर गया है। तो आप कितने बड़े बड़े नारे दे दीजिए, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, लेकिन धरातल पर स्थिति गंभीर है, और इसलिए मुझे लगता है बजट उसमें थोड़ा सा डिनायल में रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पर एक स्पेसिफिक जवाब। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में सुप्रिया जी ने जो नंबर बोला बिल्कुल सही है, तो सीधा इकोनॉमिक सर्वे से, इसलिए प्रोत्साहन देना इस समय जरूरी है, और वो पीएलआई के द्वारा किया जा रहा है। और पीएलआई जो है वो पिछले 1-2 वर्षों में ही लागू है, और कुछ समय लगते हैं फैक्ट्री को बनाने में। एक फैक्ट्री एक दिन में थोड़ा ना बन जाती है, उसके 2-3 साल लगते हैं, और वो स्मार्टफोन्स में हुआ है। स्मार्टफोन्स के ही आधार पे और पीएलआई स्कीम हुई है। जैसे जैसे पीएलआई स्कीम धरातल पे उतारी जाएंगी और तेजी उनको दी जाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोगों का अवश्य बढ़ेगा। समीर कुछ कहना चाहते हैं इस पे, और मुझे लगता है कि अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं उनके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने हाथ उठा दें, जब तक समीर जवाब दे रहे हैं तब तक। ओके, जो चेंज हुआ बजट में, मैं स्पेसिफिक उस पर आता हूँ, मोबाइल फोन के कंपोनेंट की ड्यूटी कम करें। करेक्ट। आप देखोगे एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में लगी, अब यहाँ फोन बन रहे हैं, जैसे ही ड्यूटी कम होगी फोन सस्ते होंगे, और जब सस्ते होंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा और ग्रो भी करेगा। तो हम जस्ट क्लैरिफाइंग कि वो इम्पैक्ट क्या हुआ ड्यूटी कम करने से। द सेकेंड थिंग, जो पीएलआई माइक आपका निकला हुआ है शायद जी, तब तक जयंत जी से जवाब मैं लेना चाहूंगी। आप बोलिए जयंत जी, क्या पीएम कौशल विकास योजना 4.0 जिसका आज बहुत लंबा चौड़ा जिक्र किया गया, क्या वो काफी है रोजगार बढ़ाने के लिए? क्योंकि पूरे समय हम लोग सिर्फ रोजगार कैसे बढ़ेगा, कैसे देश को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 10 लाख रोजगार का वादा सरकारी नौकरियों के तहत किया गया, वो टारगेट कैसे अचीव होगा? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए, रोजगार हम लोगों के लिए चुनौती है, क्योंकि हमारे इतने सारे युवा हर वर्ष आ रहे हैं। जो लोगों के आंकड़े हैं वो हमको बताते हैं कि हर वर्ष करीब 1 से 1.5 करोड़ युवा जो हैं, जॉब सीकर्स हैं, जो वर्कफोर्स में आते हैं, उनको हम लोगों के लिए अच्छा उनको रोजगार देना है। देखिए, क्या है ना कि आज के समय आपको रोजगार तो किसी किस्म का मिल ही जाएगा, लेकिन लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनका अरमान है कि उनको बेहतर से बेहतर उनको रोजगार मिले, हवाई जहाज में उड़े, उनको गाड़ी मिले, तो वो नहीं, तो इसलिए मैं यही कह रहा था ना कि जॉब्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हाई क्वालिटी जॉब्स का सृजन करना वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और उसमें स्किलिंग और एजुकेशन में इस बजट में और हरदम निरंतर बहुत प्रोत्साहन दिया गया है। उस स्किलिंग और एजुकेशन से ही हमें हाई क्वालिटी जॉब्स मिलेंगे। तो क्योंकि जिन्हें जॉब्स चाहिए, मुझे लगता है उस तरफ से ही सवाल लेते हैं। यस मैम, सर से एक सवाल था कि सरकार बोल रही है कि हम स्किल्स पे काम कर रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आज के बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं हमें कि हमारे रोजगार के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है। 10 लाख नौकरियों की वादे सरकार ने किए थे, लेकिन पिछले वर्ष बस 74,000, एक छोटा आंकड़ा जो कि हमारा लगता है 5% से 10% के बीच में है। उस पर सरकार क्या आगे मुद्दा उठाना चाहेगी, या सरकार उस पर क्या पहल करना चाहेगी? हम इस चीज को लेकर सरकार से एक और सवाल ले लेते हैं। हाँ
जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि आप जो भी डेवलपमेंट स्कीम जो लाई है केवल शहरों के लिए है, लेकिन गांव का पढ़ा लिखा एक युवा उसके लिए कोई गांव में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर यानी चिंता जो थी वो बरकरार लग रही है अभी भी जॉब्स को लेकर। यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट जो हैं उनको नेचुरली नौकरी वगैरह जो है स्वाभाविक है कि वो उसके बारे में चिंता करेंगे। मैं जब आपकी उम्र में था मैं भी चिंता करता, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है और उसका जवाब देना भी जरूरी है। पहले तो मैं ग्रामीण क्षेत्र में आता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में इस बजट में ही कोऑपरेटिव्स को बहुत ध्यान दिया गया है और एग्रीकल्चर के क्रेडिट को बढ़ाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया है। इन सब चीजों को पूरी तरीके से ध्यान देकर पैसे जो हैं दिए गए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव्स के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, एग्रो प्रोसेसिंग के द्वारा, नेचुरल फार्मिंग के द्वारा बहुत सारे रोजगार के आप लोगों को अवसर अवश्य मिलेंगे। पर इसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की भी जरूरत है, इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है उसके जरिए क्या सरकार करेगी? मतलब जो आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट और हम अलग अलग जो 20 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है अलग अलग, इसमें मैं आपको जो मैं हजारीबाग में जो इस प्रकार का अभियान चला रहा हूं उसके बारे में बताता हूं। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे और भी कई जिलों में हो रहा है, उसको और हम लोग उसको विस्तार उसको कराएंगे। देखिए उसमें ऐसा है कि हम लोग कोऑपरेटिव्स बना रहे हैं। सरकार चाहती है कि 10,000 कोऑपरेटिव्स बनाए जाए। हर कोऑपरेटिव को एक बैंक अकाउंट मिलेगा, एक संस्था बनेगी, क्योंकि एक संस्था बन जाएगी। एक अकेला किसान नहीं होंगे, सैकड़ों किसान होंगे जो मिलजुल कर काम करेंगे। वो कोल्ड स्टोरेज अपना खड़ा कर सकते हैं, फैक्ट्री ये अपने एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ले सकते हैं, उससे उन लोगों को सिंचाई वगैरह की भी व्यवस्था आ सकती है, मार्केटिंग के लिंकेजेस लग सकते हैं। तो ये मिलू कर कोऑपरेटिव्स के द्वारा, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के द्वारा हम लोग प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने भी कहा, हॉर्टिकल्चर को हम लोग यानी फ्रूट्स को हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम लोग मछुआरी जो हैं उन लोगों को हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। जो लोग डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उन लोगों को हम लोग किसान क्रेडिट कार्ड। आलोक जी, किसान के लिए कोई टेक अवे है या फिर बस जिस तरीके से बातें ही हो रही थी बस उतना ही है? और इसमें मैं देना चाह रही हूँ, अगर आलोक जी की परमिशन हो तो, रूरल डेवलपमेंट पे सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में जो अभी खत्म होगा 31 मार्च को करीब 2,06,000 करोड़ बजट किया था। उनको खर्चा ज्यादा करना पड़ा, करीब 2,43,000 करोड़ करना पड़ा, लेकिन इस वर्ष फिर उसको घटा दिया गया है। इस बार फिर क्यों घटा दिया गया ये मेरी समझ के बाहर है। एग्रीकल्चर का बजट आपने जितना किया था उससे कम आपने खर्चा किया, तो कैसे रूरल एरिया में डेवलपमेंट हो रहा है ये मेरी समझ से परे है। आपको रूरल डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्चा करना पड़ा, आपने रूरल डेवलपमेंट का बजट फिर घटा दिया। आपको मनरेगा पर ज्यादा खर्चा करना पड़ा, आपने मनरेगा का बजट 1/3 से कम कर दिया। मतलब मेरी समझ के पर। और ये जो पीएम कौशल विकास की बात हो रही है, जिसका आज शायद कुछ एक नवीनीकरण नाम हुआ है, शायद मैं गलत हूँ, विश्वकर्मा जो भी है, करीब 1 करोड़ लोगों को मतलब पिछले सालों की जो ट्रेनिंग थी वो पिछले 1 साल में 1 करोड़ लोग ट्रेन हुए, 9 लाख को रोजगार मिला। तो स्किल वर्सेस जॉब का रेशियो पर भी तो बात करनी पड़ेगी ना, और ये चिंता का विषय है। इस वक्त चूंकि आपने एड्रेस कर दिया है, एक शब्द जो आज एकदम ही गायब रहा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, वो है डिसइन्वेस्टमेंट, बैंकिंग रिफॉर्म्स। इन सब को लेकर जो आप लोग बातें कर रहे थे उस पर कहाँ टारगेट अचीव हुआ, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया सर। पहले तो मैं सुप्रिया जी की बात का जवाब देता हूं, जहां उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसे कम किए गए। पहले तो नरेगा का मैं समझा दूं आप लोगों को, नरेगा डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है। 60,000 करोड़ उसके लिए दिए गए हैं। अगर उसमें 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ खर्च करना पड़े क्योंकि डिमांड है तो वो दिया जाएगा, उसको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट से पैसे दे दिए जाते हैं। उसी प्रकार से अगर और खर्चों की जरूरत होगी, जैसे कि कृषि क्षेत्र में खर्च करना होगा, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वो खर्चा जरूर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई तंगी होगी, कोई तकलीफ होगी जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हम लोग उसको पूरी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्किल वर्सेस जॉब्स वाला जो मामला सुप्रिया जी कह रही हैं। कोशिश यहाँ यही है कि बेहतर से बेहतर जो स्किल्स हैं वो लोगों को मिले कौशल विकास योजना तहत, और वो हर जिले में हो रहे हैं। हमारे जिले हजारीबाग, रामगढ़ दोनों जिले में किया जा रहा है। और आपको मालूम ही होगा कि अभी कोविड पैंडेमिक था, कोविड पैंडेमिक में अर्थव्यवस्था में काफी मंदी आई थी, तो उतना जॉब क्रिएशन उनके द्वारा नहीं हुआ था। लेकिन अब जैसे रिकवरी आ गई है तो फिर उन लोगों को जॉब्स वगैरह अच्छी तरीके से मिल रहे हैं।